तो अब बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा हुआ है विद्युत क्षेत्र तक, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहाँ पर बल का अनुभव किया जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में होता है, ठीक ना। जिसे विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। जब भी किसी क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश जब प्रवेश करता है तो वह जिस मार्ग पर चलता है वही मार्ग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में जब कोई धनावेश प्रवेश करता है तो जिस मार्ग पर चलता है अथवा जिस मार्ग पर गमन करता है वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का यह गुण होता है कि धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। तो आप लोग ये नोट्स बना लीजिएगा, पॉइंट नोट करिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और उसमें उसका डेफिनेशन लिखिएगा। किसी विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश जब गमन करता है उसके गमन पथ को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और फिर उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो इनके गुण में यानी इनके प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। क्या है? ये धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। और दूसरा इनका गुण क्या है? पहला है कि ये धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं, और इनका दूसरा गुण ये है कि एक दूसरे को काटती नहीं है। कभी भी एक दूसरे को ये काटती नहीं है। ये एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी काटती नहीं है, ठीक है। तो मैं दोनों का फिगर बनाता हूँ। जैसे कोई धनावेश हो गया और ये कोई ऋणावेश हो गया, ठीक है ना। तो इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और इसमें जाकर के समाहित होंगी, ठीक है ना। ये एक सीधी रेखा में, सीधी लाइन में चलती हैं। कभी कभी वक्राकार भी हो जाती हैं। ये अपना स्थान खोजने के लिए कोई भी वक्राकार या रेखीय रूप धारण कर सकते हैं, ठीक है। प्लस से माइनस की ओर, फिर प्लस से माइनस की ओर, इस प्रकार से चलती हैं। ये माइनस की ओर आती हैं, अब प्लस से जाती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये माइनस की ओर यानी ये धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। अब देखिए ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये फिगर पहला हो गया हमारा। दूसरा फिगर क्या होना चाहिए कि कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? जैसे धनावेश है और ये भी धनावेश है, इससे भी क्या होता है, क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, इससे भी निकलती हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, अनंत तक को चली जाती है लेकिन काटती नहीं है, इस प्रकार से। यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, अनंत तक को चली जा रही है लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं है। ये होती है इनकी प्रॉपर्टी कि कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है ना, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो रेखाओं के रूप में होता है। इन्हीं को विद्युत क्षेत्र रेखा अथवा विद्युत बल रेखा कहते हैं। इसके बाद जो हमारा हेडिंग होगा वो क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। हेडिंग डालिएगा विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इसमें दो आवेश होते हैं। आवेश तो दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। यानी विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। दोनों का परिमाण समान रहता है और एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे गए होते हैं। एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे गए होते हैं ना। इसको क्या लिखते हैं? हेडिंग है हमारा विद्युत द्विध्रुव,
ठीक ना। यही हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव, एक धनावेश और एक ऋणावेश, ठीक है ना। तो हम इसको मान ले रहे हैं ये ऋणावेश है और ये इसको मान ले रहे हैं ये धनावेश है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। इस प्रकार से, और इनके बीच की दूरी बहुत कम है। यहाँ भी एल मानते हैं, यहाँ भी एल मानते हैं, ठीक है ना। दोनों कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। यहाँ भी एल मान लेते हैं, यहाँ भी एल मान लेते हैं। इसके बीच का बिंदु है ओ, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ठीक है। ओ ए के बीच, ओ ए की दूरी एल है, ओ बी की भी दूरी एल है, ठीक है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या लिखेंगे, दो एक ही परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे गए होते हैं तो उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। या फिर ये कह सकते हैं, ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे गए हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे गए होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। ये वैद्युत द्विध्रुव का डेफिनेशन है, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव तो ये बन गया। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे गए होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे गए होते हैं। अब अगला हेडिंग होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से दर्शाते हैं, स्मॉल p से ना, P बराबर 2l इंटू क्यू। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम अभी बताया ना, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे स्मॉल p से दर्शाते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। यानी कितना हो जाएगा, P बराबर 2ql, ठीक है। नोट करने में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को प्रीवियस करके या स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया, P बराबर 2ql। अब ये हम ज्ञात करते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र तो ज्ञात करने आता है हमें, 1/4πε0 इंटू q/r² फार्मूला होता है। लेकिन जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है वो दो स्थितियों में ज्ञात होता है। पहला होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में, और निरक्षीय स्थिति यानी उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कहीं अगल बगल, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है ना। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद आपको बताते हैं, हेडिंग डालेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये हेडिंग डालेगा।
तो देखिए हेडिंग है यहाँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है, यानी इसके लिए दो कंडीशंस होते हैं, दो स्थितियाँ होती हैं। तो हम जैसे कोई एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, ये हो गया हमारा माइनस क्यू आवेश और ये हो गया हमारा प्लस क्यू आवेश, ठीक है। अब ये हो गया इन दोनों को मिलाने वाली रेखा और ये हो गया इसका मध्य बिंदु ओ। ये ए बी और ये बिंदु कौन सा है, ओ है। अगर हम बिंदु पी को, यानी जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, अगर हम उसको यहाँ रखें या यहाँ रखें, यहाँ रखें या वहाँ पर रखते हैं, तो ये क्या होता है, ये इसी रेखा के सीध में है ना, यानी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में है, अनुदिश है। ये क्या हो जाएगा, इसके अक्ष पर है, अनुदिश है यानी इसकी अक्ष पर है कौन सा बिंदु, बिंदु पी, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा। अब एक दूसरी स्थिति होती है, चाहे उस बिंदु को यहाँ पर लें यहाँ पर लें, तो ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर है, ये दोनों बिंदु नहीं है ना, ये बिंदु तो इस रेखा पर था इसलिए अक्ष पर हुआ, ये दोनों बिंदु इस रेखा पर नहीं है इसलिए वो अक्ष पर नहीं है, यानी निरक्षीय स्थिति है। इसको हम क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति, और इसके क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति, ठीक है ना, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, उसमें लिखिएगा पहला हेडिंग नंबर 1, उसके अंतर्गत लिखिएगा अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। हाँ, अब इसके अंतर्गत हम बताते हैं आपको, ये हो गया हमारा आवेश माइनस क्यू, और ये हो गया दूसरा आवेश प्लस क्यू, और इसी रेखा पर एक बिंदु मान लिया है P, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये P है, ठीक है ना। इन दोनों का जो मध्य बिंदु है, A और B का जो मध्य बिंदु है वो कितना मान ले रहे हैं, O है, ठीक है ना। अभी भी बताते हैं कि इनके बीच की दूरी 2L होती है, तो एक एक दूरी L और L होगा, क्लियर है एकदम, ठीक ना, L और L होगा। अब मान ले रहे हैं कि बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है P, ठीक है ना, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, फिगर बना करके लिखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसमें बिंदु A पर माइनस क्यू तथा बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, दोनों के बीच की दूरी 2L है, इनका मध्य बिंदु O है, और माना बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जो कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इतना आप नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करने के बाद अब हम क्या देखते हैं कि हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो P पर वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये पूरी दूरी कितना है, R है, यानी जब बिंदु A पर एक आवेश माइनस क्यू है, बिंदु B पर दूसरा आवेश प्लस क्यू है ना, तो दोनों की कार्य बारी बारी से हम इस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो पहले इससे ज्ञात करते हैं। जब इससे ज्ञात करेंगे तो A से P के बीच की दूरी कितना है, यहाँ तक की दूरी R है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, ठीक है, यानी AP बराबर A से P की दूरी कितना हो जाएगा, L प्लस R, या फिर कर सकते हो R प्लस L है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से माइनस क्यू के कारण जब P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो दूरी R प्लस L लिखेंगे, और जब प्लस क्यू यानी B से प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो दूरी कितना हो जाएगा, पूरी दूरी में से इतने को L को घटा देंगे ना, यहाँ पर इतना अधिक था तो जोड़ा गया और यहाँ पर इतना कम होना चाहिए तो घटाया गया, ठीक ना। ये हो गया दूरी। अब क्या करेंगे, बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E1 हम मान लेते हैं। E1 बराबर
1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, आर प्लस एल, आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू माइनस में रहेगा क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र। अब जिसको ये नहीं पता है कि ये कहाँ से आया, तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र का फार्मूला E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर होता है। बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू था, यहाँ पर प्लस क्यू है, अपॉन आर स्क्वायर, यानी यहाँ के बीच की दूरी बीपी की दूरी कितना है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 तो बन गया, लेकिन ए और बी के कारण एक ही बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र लग रहा है ना, ए और बी दोनों के कारण एक ही बिंदु पर लग रहा है, तो क्या होगा, जो दूर का है वहाँ का वैद्युत क्षेत्र कम होगा, जो करीब का है वहाँ का वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। ठीक है ना, जो दूर का है वहाँ का वैद्युत क्षेत्र कम होगा और जो करीब का है वहाँ का वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, E बराबर E1 प्लस E2 रहेगा या माइनस E2 रहेगा, अरे यार, हाँ तो देखिएगा E बराबर E1 प्लस E2 होगा। ठीक है ना, ये दोनों वैद्युत क्षेत्र को जोड़ देते हैं, तो फिर E बराबर E1 का वैल्यू कितना है, माइनस में, इसको बाद में रखते हैं। E2 का वैल्यू कितना है 1/4πε0। देखो 1/4πε0 तो दोनों में है, मैं कॉमा ले रहा हूँ। ठीक, इसको पहले लिख ले रहे हैं Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस होगा, प्लस लगाएंगे लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर देखिए इन दोनों में क्यों कॉमन ले रहे हैं, 4πε0 हो जाएगा, यहाँ पर 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद Q अपॉन 4πε0 इंटू तिर्यक गुणा करते हैं, इसका यहाँ पर हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका यहाँ पर हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर बटे इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो r माइनस एल का r प्लस एल में गुणा करेंगे तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों की घात 2 था तो 2 लगा देंगे, इतना हो गया। इसके बाद E बराबर Q अपॉन 4πε0 इंटू ये इसका बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है ना, माइनस से गुणा करेंगे तो ये इससे कट गया। ठीक है ना, माइनस होने के कारण ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2RL प्लस 2RL हो जाएगा, ये होगा ना 2RL प्लस 2RL हो जाएगा, यानी 4RL हो जाएगा। नीचे यहाँ पर वर्ग है तो क्या करेंगे, इसको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग, इसको ऐसे लिख दें, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। E बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 4RL है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, क्यों 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 2QL को अलग कर ले रहे हैं
और यहाँ पर एक 2 और बचा और एक R बचा, ये होगा ना, क्योंकि हमने क्या किया है कि Q को लिया, L को लिया और 4 को 2 2 में तोड़ दिए, 1 2 अलग हो गया और बचा था वो अलग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो गया। चूँकि हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL होता है, ये हमने अभी आपको बताया था ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में P बराबर 2QL होता है, तो 2QL की जगह पर P कर देंगे, E बराबर 2RP हो जाएगा, 2RP या 2PR एक ही हुआ, क्योंकि 2QL की जगह पर हम क्या कर देंगे, P कर देंगे, ये 2R था ही, ठीक है। अब नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या मानते हैं, यदि, ठीक है ना, यदि स्थिति ऐसी हो कि ये जो इनके बीच की दूरी हो, अगर वो बहुत कम है, इनके बीच की दूरी बहुत कम हो, यदि इनके बीच की दूरी जब बहुत कम होगा तो R इससे बहुत बड़ा होगा, इसलिए क्या लिखे हैं, इफ R इज ग्रेटर देन L, यानी इनके बीच की दूरी अगर बहुत कम होगा तो R का मान बहुत बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, R L से बहुत बड़ा है, यानी L बहुत सूक्ष्म है। जब L बहुत सूक्ष्म है तो L को शून्य मान करके छोड़ देंगे, ठीक है। जब L को शून्य मान के छोड़ देंगे तो जहाँ जहाँ L है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, तब हमारा विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपॉन L का मान 0, R स्क्वायर के घाते 2, R स्क्वायर घाते 2 हो जाएगा, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपॉन 2 दूनी 4, R के घाते 4 हो जाएगा। अब एक R से एक R कट जाएगा ना, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P रहेगा, एक R से एक R कट गया तो ये यहाँ पर 4R था तो 3 ही R बचेगा। यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात हुआ है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R3, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से 2 बार 3 बार रिपीट कर करके वीडियो देखिए और समझिएगा, नोट करिए। थोड़ी सी चमक के कारण जो अक्षर नहीं दिखाई दे रहे हैं वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाकी आप कल पूरा तैयारी करके आइएगा, जितना भी हमने पीछे का पढ़ा हुआ है सब आपका नोट्स बनना होना चाहिए और पूरा तैयार आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, धन्यवाद।